बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, दिन का आगाज़ भी अच्छा सा हो गया होगा। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। अगर आप अल्लाह ताला की नेमतों की तरफ देखना शुरू करें तो आपको इर्द गिर्द ढेरों नेमतों के अंबार नज़र आते हैं। जितना भी अल्लाह ताला की इन रहमतों का शुक्र अदा करेंगे, अल्लाह ताला मज़ीद इनमें इजाफ़ा करेगा। इसके साथ साथ नाज़रीन, हमने पुरुमीद भी रहना है, क्योंकि हालात ऐसे नहीं हैं। आपके लिए ख़बरें हमेशा हम ऐसी ढूंढ के लेकर आते हैं, कोशिश करते हैं कि कोई एक आधी ऐसी खबर हो जाए कि आपके लिए अच्छी खबर भी हो, कुछ पुरुमीद भी हो। लेकिन क्या करें जी, हालात इस तरह के हैं। खैर, आज के प्रोग्राम में ख़बरें भी हैं, हमारे गेस्ट भी होंगे आगे चल के प्रोग्राम में। लेकिन आपको पता है, शो का आगाज़ हम हमेशा पहले सेगमेंट से करते हैं, आपके साथ एक अच्छी बात शेयर करते हैं। तो आज की अच्छी बात, आज का पैगाम क्या है, आज का पहला सेगमेंट शामिल करते हैं। आज का पैगाम क्या है, आपके साथ शेयर करेंगे। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपसे हाथ जोड़कर इल्तिमास करता हूँ, देखना अपनी औलाद को वक्त दिया करो। आज हम अपनी औलाद को वक्त नहीं देते, इसलिए हमारी औलाद दीन से दूर हो चुकी है। कोई ज़माना हुआ करता था, शाम के वक्त अब्बा अपने बच्चों को बिठाकर खाने पर अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के, सहाबा के, औलियाउल्लाह के क़िस्से सुनाया करते थे, जिससे बच्चों की बेहतरीन तरबियत हुआ करती थी। आज ये शिकायत की जाती है, मौलाना हमारी औलाद हमारी नाफरमान बन चुकी है, हमारी नाफरमान बन चुकी है, कोई तावीज़ दें। अब ये तावीज़ से मसला हल होने वाला नहीं। इस नुकसान का सबब हम खुद ही बने थे, हमने उनको वक्त नहीं दिया। इसलिए अल्लाह का वास्ता दे के कहता हूँ, अपनी औलाद को वक्त दिया करो। अल्लाह मुझे भी आपको भी इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी, तो ये था जी आज का पैगाम। आज का मौसम कैसा होगा, टुडेज़ वेदर में जानते हैं। मायदा बाहर इस वक्त मौजूद है, मौसम की सूरत हाल हमें मायदा बताएंगी। जी मायदा, कहिए मौसम कैसे आज का। बिल्कुल है ना, शहर लाहौर के मौसम की बात करें तो शहर में इस वक्त जो है वो तेज़ ठंडी रफ्तार से हवाएं भी चल रही हैं। 41 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से इस टाइम शहर में जो है वो हवाएं चल रही हैं। लेकिन उसी के साथ साथ सुबह में थोड़ी सी इसमें ठंडक फील आती है हवाओं में, लेकिन जैसे ही वक्त गुजरता है तो हवाओं में जो है वो गर्म लू महसूस की जा रही है। और साथ ही साथ जो है वो दर्जा हरारत में भी इजाफा देखने में नज़र आ रहा है। मौजूदा दर्जा हरारत इस टाइम 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो जाने के अमकानात महकमा मौसमियात की जानिब से जाहिर किए जा रहे हैं वो 45 से 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के अमकानात जो हैं वो बताए जा रहे हैं। उसी के साथ बारिशों की अगर बात करें तो गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए बारिशों का होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि गर्मी की शिद्दत जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड की जा रही है, जिसके बायस हमारे शहरियों को भी खासी मुश्किलात का सामना है। महकमा मौसमियात की जानिब से बारिशों की अगर बात करें तो जुमेरात से जो है वो बारिशें बताई जा रही हैं और बारिशें जो है वो मामूल से ज़्यादा जो है वो बरसेंगी। और इसके लिए जो ठोस इकदाम जो है हमारे महकमा मौसमियात की जानिब से वो भी कर लिए गए हैं। 70 से 80% और 90% तक बारिशों के अमकानात जो है वो जाहिर किए गए हैं कि जुमेरात की रोज़ से जो है ये बारिशें बरसेंगी हमारे शहर में, जिसके बायस जो गर्मी की शिद्दत जिसमें बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस की जा रही है, सूरज जिसका पारा बहुत ज़्यादा हाई है, इसमें भी जो है वो कमी देखने में नज़र आएगी। उसी के साथ हवा में नमी का तनासुब जो है इस टाइम 40% रिकॉर्ड किया जा रहा है और उसी के साथ साथ हवाएं भी चल रही हैं, लेकिन बारिशें होने के बाद जो है मौसम काफ़ी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद थी मायदा, मौसम की सूरत हाल बताई। अब हमने बतानी है आपको शहर की सूरत हाल। खबरें क्या हैं। पहली खबर है, पंजाब असम्बली में दूसरा दिन भी ज़ाया, बजट इजलास आज ऐवान इकबाल में तलब।
रेलवे माल गाड़ियों के किरायों में 15% इजाफा, मुसाफिर ट्रेनों का टिकट 10% बढ़ गया। यंग डॉक्टर्स का एहतजाज जारी, 7 बड़े अस्पतालों में ओपीडीज दूसरे रोज भी बंद। और इसके बाद बढ़ती हुई महंगाई और तामीराती मटीरियल की कीमतों में इजाफा। तो ये थी आज की टॉप स्टोरीज। खबरों की डिटेल्स की तरफ जाएंगे और सबसे पहले हमारी बात होगी पंजाब असेंबली इजलास के हवाले से। बजट इजलास 2 दिन से जो है वो कोशिश की जा रही है कि बजट पेश किया जाए, लेकिन मुकम्मल नहीं हो पा रहा। अच्छा जी, उसकी तरफ तो हम जाएंगे कि बजट क्यों नहीं पेश हो रहा, होने नहीं दिया जा रहा, कौन कौन से अवामिल इसमें शामिल हैं, क्या वजूहात हैं। अब तारीख में पहली दफ़ा ये सब कुछ हो रहा है। हंगामा राई भी हमने देखी, लड़ाई झगड़े भी देखे, बजट की कॉपियाँ फाड़ दी जाती हैं, लेकिन अब जो हो रहा है फर्स्ट टाइम हो रहा है। इसके साथ साथ ईवान इकबाल में भी शायद जो बजट इजलास आज होने जा रहा है फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है। लेकिन अभी हमने ये जानना है, जो कि अभी हम ऑफ कैमरा शो से पहले डिस्कस कर रहे थे, कि ये 2 दिन का इजलास जो है जिसका प्रॉपर एहतमाम किया गया, अनाउंसमेंट की गई, तमाम एमपी एमएनएज आए, इसका खर्चा कितना होता है और ये कहाँ से पैसे जाते हैं? मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा हैरानगी की बात थी, बल्कि मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा जो भट्ट साहब और दुरे नायाब ने बताया। सो अपने रिपोर्टर्स की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब, क्या हाल चाल है? क्या हाल है दुरे नायाब आपका? मेरी बात सुने पहले आप। नहीं, मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मैंने खबर छोड़ दी, मैंने कहा मैं पहले आपको ब्रेक में यकीन दिलाते रहे हैं, उन्होंने तो ब्रेक में सारी बाइफरकेशन दी थी। मैं अभी उधर नहीं जा रहा हूँ, अभी नहीं जा रहा हूँ। देखिए मेरी बात सुने, मैं पहले ना मुस्लिम लीग नून के हुकूमत के कुछ अरस्तू हैं जिन्होंने जब इमरान खान कहता था ना कट्टे शट्टे बेच दो, ये कर दो, अब उन्होंने कल एक कहा आप चाय पी रही हैं, गर्म पानी पी रही हैं? ये कॉफ़ी है भट्ट साहब, कॉफ़ी पी रही हैं। अगर उस रस्तू को ये पता लगे ना आप कॉफ़ी पी रही हैं, तो मैं आपको बताऊं आपके ऊपर वो केस कर देगा। उसने कहा है कि पाकिस्तानी जिनसे हैं वो अब 2 कप की बजाय 1 कप चाय पिया करें। और देखिए मैंने फौरी तौर पे इतने माशाल्लाह से मास्टरमाइंड आते कहाँ हैं जो कभी चीनी का मशवरा का फौरी तौर पे अमल दरामद किया। मैंने उसको कहा 1 कप लेके आना, आधा मैं पीऊंगा, आधा और नहीं भट्ट साहब ये बताएं, हमारे दफ्तर ने तो फौरी अमल कर दिया, ये खुद कब अमल करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन चाय के रोटी के आने जाने के इजलास पे जो अखराज आते हैं, मैं तो उनको ये कहता हूँ कि भट्ट साहब वो नहीं, मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा। मुझे जरा हमारे नाजरीन को भी बता दें, ये जो 2 दिन इजलास बुलाया गया, इस पे कितने पैसे खर्च हुए हैं, मुझे आप दोनों से जानना है। देखिए पहली चीज़ तो ये है कि जब रुकने असेंबली अपने घर से चलता है, दरवाज़ा खोल के कदम बाहर निकालता है पंजाब असेंबली के लिए, तो उसका मीटर ऑन हो जाता है। अच्छा, मैंने कहा मैं समझा कहने लगे कौम पे बोझ बन जाता है। यही होता है, वाकई सही कहा। देखिए कौम पे बोझ क्या बनना है, मैं तो सोच रहा हूँ किसी तरीके से कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लूँ, कोई एमपी का इलेक्शन किसी तरीके से लड़ लूँ। देखिए मुफ्त का है ना, मैं घर का दरवाज़ा खोल के पंजाब असेंबली का इजलास है, घर का दरवाज़ा खोल के पंजाब असेंबली की तरफ चलूँगा। मैं भावे पंजाब असेंबली पहुँचते पहुँचते मुझे 3 दिन लग जाए, लेकिन चूँकि मेरा मीटर चल पड़ेगा, मुझे घर से असेंबली तक आने का TADA मिलेगा। हाँ। फिर ट्रैवलिंग अलाउंस वो पेट्रोल की मद में जो है वो पैसे मिलेंगे पर किलोमीटर के हिसाब से। और फिर उसके बाद जब मैं आके पंजाब असेंबली के दरवाजे तक पहुंच जाऊंगा, मुझे ये पता लगेगा कि पंजाब असेंबली का हॉस्टल के अंदर कमरा नहीं है, तो फिर अगर मुझे किसी जगह पर ठहरना है, तो फिर अगर जाके मैं वहां पर ठहर जाऊंगा तो मुझे उसके पैसे भी मिल सकते हैं। 5 स्टार भी ठहर जाएं तो उसके पैसे नहीं, मेरा ख्याल है कि इसके अंदर थोड़ा सा कोई उन्होंने रखा हुआ है कि 5 स्टार तो नहीं, लेकिन लोग ले लेते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं, ज्यादा वहीं पाई जाती है हमारे। अच्छा, फिर अगर आप आके आप कहते हैं कि जी मैं बीमार हो गया हूँ, वैसे तो वो इनको मेडिसिन मिलती है और वो लाखों रुपए की मेडिसिन होती है एक रुकने असेंबली पर मंथ के हिसाब से। और अगर आप कभी हमारे साथ चले ना, जब ये मेडिसिन मिल रही होती है वहाँ पे, तो मैं आपको दिखाऊं कि किस तरीके से थैले भर भर के ले जाते हैं, पावे वो बीमार होवे या ना होवे, रुकने असेंबली बीमार हो या ना हो, अल्लाह रहम करे, मतलब दवाइयाँ भी नहीं छोड़नी, उसको दवाइयाँ भी मिलनी है, ठीक है। और क्या कहते हैं, खाना पीना तो वो एक अलग है। आपने अगर आके जब आपने जितने पैसे मुझे बताए, मैंने सबसे पहले पूछा क्या कोई बड़े शहाना किस्म के खाने का इत्तेमाम होता है? देखिए वो कर सकते हैं ना, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, जितने पैसे मिलते। अच्छा, तनख्वाह इसके अलावा है, ये मैं आपको बता दूं, आपने सही फैसला किया। आना जा रहा है, ये बजट सेशन में आना जाना है बस। बजट सेशन से हट के भी अगर आप टोटल 2 दिन कितने पैसे लगे? ये राउंड अबाउट
मेरा ख्याल है करोड़ों में चला जाता है। मेरा ख्याल है कि 4 करोड़ के 2 दिन के बजट इजलास मेरा नहीं ये हुआ, एक बजट इजलास रफ नहीं आइडिया। हुआ, लेकिन मीटर चल रहा है। रफ आइडिया। अभी मीटर आज चल भी रहा है। एक इजलास आपको पता है वो हाँ, पता नहीं आज कहाँ भी। है। आज तो फिर खर्चा ज्यादा होने वाला बहुत होगा। ज्यादा। आज तो ज्यादा होने आज वाला अपने अदर देन असेंबली कहीं और जा रहे हैं और फिर उसके भी अखराज आते हैं, फिर कहीं और जब आप किसी और दर पे मेहमान होते हैं तो उसके भी एक्स्ट्रा अलाउंसेस डेफिनेटली। अच्छा, अब ये जो आप तकरीबन 4 करोड़ रुपए का कह रहे हैं, ये कहाँ से आए हैं पैसे? मैं बता रहा हूँ कि जब घर से निकलते तो आवाम नहीं नहीं, ये किसके पैसे हैं? ये जो पैसे जा रहे हैं आपकी सैलरी में से जो हाँ, है वो ये मैं टैक्स पूछना कटता चाह है, रही थी। टैक्स कटता है ना, बिल्कुल कटता तो है। ये टैक्स उधर जाता है। वो साहब जो मशवरा देते हैं ना कि 2 भाई 4 रोटी की बजाय 1 रोटी बांध के खा लें, मैंने 1 कप चाय मंगवाया। 2 कप चाय पी रहे हैं तो 1 कप पी लें। और मैं एक मशवरा ये भी देता हूँ कि अरकान असेंबली या एक बंदा एक गाड़ी ड्राइवर गनमैन के साथ आ रहा है, वो 4 भाई इकट्ठे MP है, एक जमात के है ना, वो एक गाड़ी करा के आ जाए इकट्ठी। और अगर कहीं एक कमरे में रहना है तो 2 मैट्रेस डालें, 2 बेड, जिस तरह हम लोग गरीबों की तरह रहते हैं ना। हम लोग तो बहुत शाना खर्च तो नहीं करते ना। हम लोग की फैमिली जाती है कि होटल में रहना पड़ जाए तो 2 बेड होते हैं, 2 मैट्रेस मांग रहे होते हैं कि ऐसे खुदा ही के है, लिए बिल्कुल एक कमरे ऐसे ही में। है। अच्छा, तो मैट्रेस आप ना भी मिले रह तो सोफे पे भी सो जाइए। सो जाते हैं। सो जाते तो भाई आप भी 4 MP भाई जो है हमारे मोहब्बत पैदा करें अपने अंदर, बाहमी भाईचारा, और इस कौम पे जो बोझ है वो कम करें। और आप एक बंदे की रोटी 2 बंदे मिलकर खा लें। और जहाँ पे 4 बंदों ने ट्रैवल करना है 4 गाड़ियों पे, वहाँ 1 गाड़ी पे आ रही हैं आप। देखिए ना, फ्यूल की बचत आपने 210 का कर दिए, सबसे बड़ी फ्यूल की बचत होगी। ये कौम के ऊपर एहसान होगा अगर ये इस तरह अच्छा, कर फिर दें। 4 कमरे है ना, एक कमरा कम से कम 20-25 हज़ार का तो आप लेंगे ना, तो आप 4 कमरे जो लाख रुपए में लेने हैं 20,000-25 हज़ार में एक कमरा लेके चारों रह लें। भाई इस तरह मशवरे तो जो कौम को ये रस्तू दे रहे हैं भाई हमें भी आते हैं ना। हाँ, बिल्कुल। मतलब कि हम यहाँ पे नहीं, हम क्या हम अपने घर का बजट अगर मैनेज करते हैं तो हमें नहीं पता कि किस तरह से। हैरान होता हूँ कि वो इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो हमें मशवरे दे रहे हैं, जो वजीर बन गए हैं, तो इस तरह के मशवरे तो भाई लार चलते आप किसी भी लाहौरी को रोके हाँ। वो आपको 6 मशवरे बचत के दे देगा। ये मुफ्त मशवरे मिलते हैं कि पुत्र आज तू रोटी छड़, तू छोले खा ले, 30-40 रुपए दे, लाल दूध नान ले ले, तो तेरा गुजारा हो जाएगा, टाइम तो भाई गुजर इस जाएगा। आप आवाम में निकलने के काबिल रहने की कोशिश करें। हम आपको ये मशवरा देते हैं कि वो काम ना करें जो पिछली बार बाकी जो सियासी लोग थे पिछली हुकूमत में, वो सड़कों में नहीं निकल सके। लोग फिर आपको जो मशवरे देंगे ना वो बर्दाश्त नहीं होंगे। तो काइंडली अगर आप कुछ कर नहीं सकते ना तो जज्बात के साथ भी ना खेलें और अपने शाहाना अखराजात, जो बात कट गई बाट साहब की वजह से दोबारा कंटिन्यू करते हैं कि अपने शाहाना अखराजात की तरफ एक नज़र डालें। मुझे तो समझ नहीं आ रही, कल गाड़ियां इनके लिए खरीदी जा रही थी, आज इतने पैसे ये ज़ाया कर रहे हैं। आज का इजलास हो पाएगा बाट साहब? देखिए, और रीज़न क्या है ईवान इकबाल में बुलाने के, मुझे वो भी ज़रा वजह समझा दें। देखिए, पंजाब असेंबली के अंदर अब इशू ये आ रहा है कि अना का मसला बना हुआ है दोनों तरफ से, उधर से भी उधर से भी। अब जो वो मुतालबात कर रहे हैं अपोजिशन की जानिब से, वो किसी हद तक दुरुस्त नहीं है। देखिए, आप कह रहे हैं कि IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी आके ईवान के अंदर माफ़ी मांगे, वो किस चीज़ की माफ़ी मांगे? बिल्कुल। पहली चीज़ तो ये, किस चीज़ की माफ़ी मांगे? देखिए, वो तो अहकामात के पाबंद है। बिल्कुल कि सही कहा। उनके CEO ने जो उनको अहकामात दिए उन्होंने तो उसके ऊपर जाके इम्प्लीमेंट किया, ठीक है। और अब आप कह रहे हैं कि जी वो ईवान में आके माफ़ी मांगे, वो क्यों माफ़ी मांगे? अच्छा, माफ़ी मांगनी है, जो मौजूदा हुकूमत के वजीर कानून है उन्होंने ईवान के अंदर माफ़ी मांग ली। उन्होंने कहा कि जी जो कुछ PTI के साथ हुआ मैं नहीं होना चाहिए था, मैं बाहैसियत वजीर कानून से इनाफ है ये चीज़। उन्होंने खुद और वो वज़ादार आदमी है मलिक अहमद खान जो है, वो अच्छा पॉलिटिकल वर्कर है, पॉलिटिकल लीडर है। और ये बड़ी बात होती है कि ऑन दी फ्लोर जो है आप गलती को तस्लीम करके माफ़ी मांग, और एक कानूनदान भी है, कानूनदान भी है। अब उसके बाद बात ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर आप इस चीज़ को ज़बरदस्ती घसीटना चाहते हैं, दिलचस्प बात यह, मैं 2 दिन पहले भी जब मैं स्पेशल ट्रांसमिशन में बैठा हुआ तो मैंने ये कहा, इजलास शुरू होने से 1 दिन पहले स्पीकर साहब ने खुद कह दिया था कि कल का, उनसे जब हमने ये क्वेश्चन किया कि जी कल क्या बजट इजलास होगा, तो उन्होंने बड़ा हंस के कहा सवालिया निशान है। इसका क्या मतलब हुआ कि पहले से सारी चीजें जो है आपका प्लान था। देखिए, गवर्नमेंट को आपने इंसिस्ट किया कि जी हमारे साथ ज्यादती हुई है, हमें इसका अजाला दें। गवर्नमेंट ने उसके ऊपर निगोशिएट किया, उन्होंने कहा जी ठीक है जी, हम आपके तमाम मुकदमात वापस लेते हैं। वो बड़ा झुकने वाली बात थी, झुक गए, आपने झुका लिया, वो झुक गए। मामला आपकी अना को तस्कीन नहीं पहुंची, आपने उनके साथ कमिटमेंट की कि ठीक है जी इजलास शुरू करते हैं। इजलास शुरू हुआ, इजलास में आए, स्पीकर साहब ने क्या कहूँगा, नवा कट्टा खोलता
उन्होंने कहा कि यानी कि पीटीआई के कहने पर पीटीआई के अरकान का इंसिस्ट है कि नहीं जी यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब आएगा तो इजलास होगा। स्पीकर साहब से रूलिंग भी दिलवा दी। अब देखें कि वो क्यों आए इजलास में, बिल्कुल ऐसे ही। अब इसी चीज के ऊपर ये फटा हुआ। अब कल का इजलास, अब मुझे सिर्फ दुर्रे नायाब ये बता दें, बजट कितना जरूरी है? 2 दफा बजट इजलास हुआ, उसका कोई समरात उसके ना आए। आज भी एक दफा फिर कोशिश की जा रही है। आज फिर अगर बजट पेश नहीं होता, टाइमली ये चीजें होना कितनी जरूरी है? ये तो मजाक किया जा रहा है ऑनेस्टली स्पीकिंग। मतलब इस चीज की कोई अहमियत ही नहीं है। बजट इतना ही जरूरी है जिस तरह आपको 1 महीने की तनख्वाह जो मिलती है, अगर वो आपको बर वक्त ना मिले तो आपके अखराजात डबल और ट्रिपल होते जाते हैं, आपके ऊपर बर्डन चढ़ता जाता है, आपका दूध बिजली पानी का जो बिल है से आप ये चीज समझा रहे वो ज्यादा होता जाता है ना, आपका एक एक दिन आप पे भारी होता जाता है, और फिर आपकी जो अगले आने वाली तनख्वाह है वो भी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। इनको नहीं पता, ये जो मजाक बना रहे हैं, तमाशा बना रहे हैं। कि बजट में आपके ऊपर फर्ज करें आप एक दिन भी ऊपर लेके 30 जून से जाते हैं, आपके पूरे पंजाब की पेमेंट रुक जाएंगी, आपके पूरे पंजाब की जो अदायगियाँ आपने मुख्तलिफ मद में करनी है, आपने गंदम प्रोक्योर करनी है, आपने कोई अजनास लेनी है, आपने कोई खाने पीने की अशिया जो परचेज करनी है और लोगों को आगे मार्केट में सब्सिडी देनी है, कहाँ से देंगे? आपने जो डेवलपमेंट के वर्क्स हो रहे हैं उन पे लोगों से जो काम कराने हैं टाइमली, उनकी पेमेंट्स कहाँ से देंगी? फिर आगे मार्केट में वो ठेकेदार जो आपके अरबों के काम कर रहे हैं वो आगे मार्केट में किस तरह देंगे? मार्केट में अगर आगे पैसे लोगों को नहीं मिलेंगे, उनकी दुकानें, उनके कारोबार, कारखाने कैसे चलेंगे? और अगर उस बजट के जो सारे फवायद हैं, जितने अभी तो बजट किसी ने देखा नहीं ना कि क्या ला रहे हैं, आप जो अमरात की बात करते हैं वो आप तक, मेरे घर तक कैसे पहुंचेगा? आज अब देखिए चीनी का रेट ऊपर जाना शुरू हो गया, उसके बाद आटा जाएगा, उसके बाद पत्ती, पता नहीं क्या क्या ऊपर जाएगा। ये हालात रहेंगे तो फिर ऐसी चीजें बढ़ती रहेंगी, ये अपने लड़ाई झगड़ों में रहेंगे, अपनी अना की तस्कीन। इनको बजट पेश करके इसको मंजूर कराना चाहिए, उसके बाद बेशक गुत्थम गुत्था हो जाए, इस कौम को उससे क्या लगे मुझे क्या लगे? तारीख में पहली आपके इख्तियारात की जंग है, इससे आम आदमी का कोई लेना देना। तारीख के अंदर ये पहली मर्तबा हुआ है पंजाब की कि पंजाब का बजट पेश नहीं हो सका। आप बात करते हैं कि जी हम पंजाब के अवाम के मुहाफिज हैं, आप मुझे बताएं ये पंजाब के अवाम के हकूक़ की बात करने वाली बात है कि पंजाब के अवाम के हकूक़ के लिए आने वाला बजट वो कैसा भी है, जैसा भी है, उसके अंदर 5% रिलीफ है, 10% रिलीफ है। बट साहब ये आएगा तो बताएंगे ना कैसे, ये इनको भी पता, और अगर ये इतनी ताकत रखते हैं ना तो ये फिर बजट पास ना होने दें, ड्रामा छोड़ दें। आप आईनी तरीके से जो है उस बजट को जो है वो पास ना होने दें। आपके पास अगर स्ट्रेंथ है, आपके पास प्रॉपर एक राइट है ना, आप उसको आने तो देना। आप तो आने ही नहीं दे रहे हैं। और देखें इसका नुकसान जो है इनमें से किसी को भी नहीं है, इनका तो मीटर चल रहा है। अच्छा, मैं यही बात करूं, अगर बट साहब इजाज़त दें तो मैं थोड़ी कुछ सख्त अगर बात कर सकूं कि गैरत का तकाजा तो फिर ये है ना कि जिस जगह मैंने लड़ाई डाल दी और मैंने कहा जी अब ये अना की बात है और बजट हम पास नहीं करेंगे, तो फिर मैं उस दिन का टीएडी भी नहीं लेता। हाँ, मैं उस दिन का पेट्रोल अलाउंस, ट्रैवल, मैं कहता हूँ जी मैं लानत भेजता हूँ ऐसे माजरत के साथ इस सेशन पे, और जो आइन के खिलाफ है और जो बजट नहीं हो सकता, और मैं घर जा रहा हूँ। मैं जेब में आते पैसे किसको दुखते हैं? अपनी जेबें सीधी करने के लिए तो ये सारे जंग किस बात की? हाँ, सही क्या आपने। बजट नहीं, अब मुझे नहीं समझ लग रही, मुझे खबर को वाइंड अप करना है। कौन किस एक सियासी जमात को जिम्मेदार के इस तमाम हालात का? मेरे ख्याल से इक्वली व्हाट्सएप सभी लोग जिम्मेदार हैं। ये सभी अपना अपना हिस्सा डाल रहे हैं, सभी अपने अपने मुफादात देख रहे हैं। पिस कौन रहा है? अवाम। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे अगली खबर की तरफ। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबर यह है कि हमजा शहबाज शरीफ वजीर आला पंजाब कह रहे हैं कि स्पीकर और अपोजिशन का ये रवैया नाकाबिल कबूल है, ब्लैकमेल नहीं होंगे। जी दुर्रे नायाब, देखिए 50% तो ब्लैकमेल हो गए हैं। जो मुकदमा लेने पे उन्होंने थोड़ा सा झुकाव दिया, थोड़ा सा उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है मिनिस्टर ने माफ़ी मांग ली ऐवान में आके, उसके बाद इनको और ठंडा करने के लिए उन्होंने हर तरह से चैम्बर्स में जाके अपनी अना को छोड़ के भी उनको स्पीकर साहब को थोड़ा मुतमईन करने की कोशिश करते रहे हैं। चीज़ें तो बहुत हद तक मान ली। अब एक पॉइंट है कि आप ब्यूरोक्रेसी की बालादस्ती, पुलिस की बालादस्ती की बातें तो आप करते हैं, अगर आप आज उनको बतौर सियासी जमात झुकाएंगे ऐवान में लाके तो कल ये भी लिटाएंगे। ये कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। आज अगर वो पीटीआई के लिए उनके मुतालबात पे आके उनसे माफ़ी मांगेगी कि कल नून लीग ओपोजिशन में जाके भी माफ़ी मंगवाएगी। तो अगर रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं तो पुलिस ने अगर किसी को कानून तोड़ने पर किसी को विक्टिमाइज किया,
किसी की तस्वीरें वीडियो प्रूफ लेके उन पे पर्चे दिए तो गलत काम किया? नहीं, मुझे बताएं। बिल्कुल नहीं गलत और काम अगर किया, उनकी अदालतों में ड्यूटी है। जाके बिल्कुल इन्होंने जमानतें लेने की कोशिश की है, तो अगर इतना ही गैर कानूनी इकदाम था तो अब अदालतों में जाके इनको ले जाते खींच के। एग्जैक्टली, आपके पास प्रॉपर एक वे है ना, प्रॉपर एक वे है ना, प्रूफ है कि जी मेरे पे 780 नहीं लगता था, मेरे पे दहशतगर्दी या मेरे पे 144 की जो नफाज का था उसका मैंने तोड़ा है, मेरे पे वो नहीं लगता था, तो मुझे जज साहब ये रियायत दी जाए। और मुझे देखें मेरे खिलाफ आईजी और सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी ने बड़ी ज्यादती की है, आप अदालत में ले जाते। आप 144 के खिलाफ दंदनाते भी फिर रहे थे, आप वहाँ पे हजूम के साथ मुकम्मल तौर पर लॉ एंड ऑर्डर को भी डिस्टर्ब कर रहे थे, मुख्तलिफ चीज़ों के आगे रुकावटें भी बने हुए थे, तो आप कहते हैं जी कि ये नहीं हो सकता जी, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे थे। ऐसा नहीं होता। अच्छा, वो एक मिसाल है ना, वो क्या कहते दुरे वो क्या कहते हैं, मैं करा तो चंगा तो तुसी करो तो भैड़ा, वो कोई इस तरह की मिसाल है। अब ज़्यादा दूर ना जाए, मैं पहले भी मैंने ये बात की, माजी करीब में ही चले जाएं आप। जब टीपीएल वाले बाहर निकले थे, वो तो नामूसे रिसालत के लिए निकले थे। हाँ। आपने उनके साथ क्या किया था? क्या नहीं किया? मैं फिर भी हल्का, नहीं, हल्का की बात नहीं है। अच्छा चलो, वर्सेस कंपैरिजन फिर ठीक होना चाहिए। चलो फिर लो, फिर टका आके फिर कंपैरिजन करने। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ सीधियां गोलियां मारियां, सीधी गोलियां मारी आपने, ठीक है, हमने वो फुटेजेस अभी भी मौजूद है, ये कहेंगे तो हम निकाल के। आपने उनको इस्लामाबाद आने से रोकने के लिए आपने बाकायदा खंदकें खोद दी हैं, क्रेनें लगा दी, मोटरवे खोद दी, मोटरवे आपने तोड़ दी। आपने क्या क्या नहीं किया, आप मुझे बताएं। आपने लाठी चार्ज, गोलियां, आंसू गैस, क्या क्या नहीं किया। आप में से किसी ने माफी मांगी उनसे? आपने कहा कि हमने गलत किया, हमने ये गलत किया। भाई वो तो नामूसे रिसालत के लिए निकले थे, वो कोई किसी पॉलिटिकल एजेंडे के तहत तो बाहर नहीं आए थे। चले हम कहते जी तो गवर्नमेंट नु सूटन वास्ते आ गए। नहीं नहीं, उनका कोई मुतालबा नहीं था कि हुकूमत गिराई जाए, हुकूमत पलटाई जाए, उनका ऐसा कोई मुतालबा। आप में से आपके वजीर कानून ने माफी मांगी? आपके उस वक्त के वजीर आला पंजाब ने किसी जगह पे खड़ा होकर ये कहा कि हम इसके ऊपर नदामत का इजहार करते हैं? आपके अंदर तो इतनी जुर्रत नहीं हुई कि है। हमने यही कह देते ना कि हमने बरेश लोगों पे मजबूरन, चले यही लफ्ज़ यूज़ कर लेते कि जी मजबूरन हमने बरेश लोगों पे लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रखने के लिए लाठी का इस्तेमाल किया, आंसू गैस भेंगे, उनको धूप में सड़ा जाके मुरीद के पास एक जगह उनको महदूद कर दिया। भाई कुछ तो बात करते हैं ना, आप किस मुंह से मैं कहता हूँ कोई अखलाकियात की बात? अच्छा, मैं वैसे थोड़ा थोड़ा खुश भी हूँ, जो नून लीगियों के साथ हो रहा है, मैं थोड़ा थोड़ा खुश भी है। आप देखें कि जब ये अपोजिशन में थे हैं और हम इधर बैठ के चीखते थे कि यार 165 मेंबर्स हैं आपके पास, और 165 मैंबरस हो ना पंजाब असैम्बली के अंदर, तो नत्थ पा के रख दे बंदा पंजाब असैम्बली दे विच गवर्नमेंट नूं। आप तो वहाँ पे यूं करके चूँकि आपने वहाँ से मफादात लेने थे, आपके चूँकि रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात थे, आपने वो नैब के अंदर चूँकि आपकी कस्टडी में थे, आपने वहाँ से वो पंजाब असैम्बली के अंदर आके कमरे के अंदर बैठ के मीटिंग्स करनी थी, फैमिली वालों को मिलना था, तो ये चीज़ें आपने लेनी थी। तो उस वक्त आप मुँह दे विच घुंगियां पा के बैठे सन, मुँह तो टेपा लगियां सन हैं। इनके 4 बंदों ने, 4 से 6 बंदे हैं, मैं नाम गिनवा देता हूँ, मियाँ महमूद रशीद, असलम इकबाल, डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, इनके ये 4 बंदों और सप्तान खान, 4 बंदों ने मिलके ये इतनी बड़ी गवर्नमेंट को वो नाको चने चिपवा दिए। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं। खैर, अब हम इस खबर को वाइंड अप करते हैं। बात ये है कि सब लोग अपने अपने मफादात लेके चल रहे हैं, सब अब आवाम का कौन सोच रहा है, बजट भी पेश होता है नहीं। अच्छा, मेरा नहीं ख्याल आपको इंतजार करता है कि बजट हम आज पेश होना है तो जी बजट स्पीच सुन लें। आम आवाम का तो दूर ने आप इससे कोई लेना देना नहीं, ना कोई इंतजार करता। मेरा तो ख्याल है कि अब जो ताजरों को, आवाम को या बाकी स्टेक होल्डर्स को जो इंतजार था वो तो हो गया फौत। हाँ। अब तीसरी बात है कि मेहमान खाने में बजट इजलास करें या चाहे कोई चाय का एहतमाम करें, उससे कौम को रही नहीं गर्ज। अब प्रॉब्लम ये है कि हमें जो आती हुई महंगाई के मजीद ताबड़तोड़ हमले नजर आ रहे हैं ना, पेट्रोल आपका 250 से ऊपर जाता नजर आ रहा है, आपके आटा चीनी दाल में 10-10, 20-20 रुपए, 30-30 रुपए की जंप नजर आ रहे हैं। फिर बड़ी इससे पहले जो अभी टमाटर और बाकी चीजों के साथ जो हाल हम करते हैं, बिल्कुल हमने आना है। अगली खबर हमारी यही है जी, मुसाफिर ट्रेनों की कीमतों में, टिकटों में इजाफा हुआ है, फिर इसके बाद चीनी का रेट बढ़ गया, फिर इसके बाद डॉलर तो हर रोज ही बढ़ा है। ब्रेक के बाद इस पर आएंगे, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अब हो जाएं आप तैयार, क्योंकि आपको बताने वाले हैं कि कीमतें किस तरह से बढ़ी हैं। अब जो लोग जिन्होंने जाना है जी ईद के करीब अपने अपने शहरों में, अपने आबाई इलाकों में वापस जाना है,
बसों पे सफ़र करना है या फिर ट्रेन पे जाना है, वो लोग तो तैयार हो जाएं, डबल किराए होंगे। ऐसा ही है भट्ट साहब? बिल्कुल ऐसा ही है। आपने नहीं जाना, आप इतनी ठंडी आहें ना भरें। रेलवे माल गाड़ियों के किरायों में 15% इजाफा, मुसाफिर ट्रेनों का टिकट 10% बढ़ गया। ये 10% अभी कहा जा रहा है, लेकिन ईद के करीब आपको पता चल जाएगा। इसी तरह ट्रांसपोर्टर्स अपने किराए जो है वो भी बढ़ा देंगे। चीनी का रेट भी ऊपर जाने लगा है, थैला 150 रुपये महंगा, 92 रुपये किलो में फरोख्त। फिर इसके साथ ही लिखा है जी डॉलर की कीमत तो हम हर रोज़ आपको अपडेट करते हैं। सो इसमें कोई नई बात नहीं है कि कितनी महंगाई हर रोज़ हो रही है। जहाँ पर बुनियादी इस्तेमाल की चीज़ें, रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें महंगी हो रही हैं, वहाँ पर पेट्रोल और महंगा होगा, मज़ीद चीज़ें महंगी होंगी। मुफ्ती इस्माइल साहब ने बार बार कहा है ये कि जी पेट्रोल महंगा होना है। मैं तो हर रोज़ यही सोचती हूँ कि मैं बस पेट्रोल अब जो है टैंकी फिल करा के रखूँ, बाकी चीज़ें एक साइड पे। लेकिन ये फजूल सी सोच है, मतलब कब तक आप ये सब चीज़ें कर लेंगे? जी दुरेने आप सिर्फ 12-24 घंटे के लिए ये कुछ कर पाएंगे, उसके बाद जब पेट्रोल आपका खत्म हो जाएगा फिर आपको नए पेट्रोल में जाना कितने पड़ेगा। पैसे बचा लेंगे? अच्छा जी, मेरे पास बड़ी सजेशन है हुकूमत के साथ, अगर मैं हूँ और एक मिनिस्टर बन जाऊँ यहाँ बैठ जाऊँ, आप मुझसे पूछें तो मैं ये कहूँगा कि सरकारी नौकरी मैं इस महंगाई को ना नौकरी इस लाइन में आपके पीछे बहुत सारे लोग बहुत आते हैं। पीछे मैं साथ बैठा, मैंने मैं इस महंगाई पे ये बात करना चाह रहा हूँ कि जी जो एसी पार्लर में सफ़र करते हैं, हमारे कैमरामैन भी हैं, वो कराची जाते हैं, एसी पार्लर में नहीं जाते, अब वो बगैर एसी के पार्लर में बैठ जाएं। हाँ। जो बगैर एसी के पार्लर में बैठते थे वो मालगाड़ी में सफ़र कर लें, जो मालगाड़ी में करते थे वो किसी रेडी पे सफ़र कर ले। अच्छा, जो ऊबर क्रीम पे गाड़ियों में सफ़र करते थे वो मोटरसाइकिल पे आ जाए, उसको यूज़ कर ले। भाई बचत करनी है ना, आप बचत करें और आपके पास बड़े रास्ते हैं। जो बिजनेस क्लास में जाते थे वो इकोनॉमी में आ जाएं, जो इकोनॉमी में जाते थे वो ट्रेन पे चले जाएं, आप बाई एयर का छोड़ दें। जो अपनी गाड़ियों पे जाते थे वो 4-5 बंदे आवाज़ें मारे। बट साहब आपकी मतलब आप क्या मशवरे दे रहे हैं? हुकूमत की तरह ये छोड़ दे, ये छोड़ दे, ये छोड़ दे, मतलब अब हम सब कुछ छोड़ के इनके पास में सोशल ये है ना, इनको भी अवाम ने जो एक एक्सेप्टेंस थी बहुत ज़्यादा कि शायद ये इकोनॉमी को सहारा दे लें, शायद ये कुछ कर लें, और शायद ये दे लेते अगर अरस्तू ना ये हो होते, सकता था। अगर अरस्तू ना होते तो जो बात जहाँ से स्टार्ट की थी, अगर कुछ अरस्तू ना होते तो शायद ये कुछ कर लेते। अब बात ये है कि आपके जितने भी महंगे मुआहदे पिछली गवर्नमेंट करके गई है, आपने उससे निबड़ना तो है। आप उसको ये तो नहीं कह सकते कि अब हमारे हाथ खड़े हैं, आप महंगाई के लिए तैयारी कर लें। आपका चीनी का रेट आज देखें कहाँ पहुँच रहा है, आपके आटे का रेट कहाँ जा रहा है, ऑयल आपका किधर जा रहा है, आपका घी ऑयल तो वैसे ही लोग बेचारे चीखें लोगों के निकल कहाँ जा रही हैं? ऐसे यहीं से हम मजीद गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। की आमद है और ये चीज़ें मजीद महंगी हो जाएंगी। बट साहब किसने नोटिस लेना है, मुझे ये बता दें। हम कहते हैं प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ही निकल रहे, जखीरा अंदोजी हो रही है, तो जब ऊपर से ही सब कुछ खराब हो रहा होगा, फिर नीचे जो लोग हैं इंतजामिया, उन्होंने तो फिर अपनी मनमौजियां करनी है। देखो मैंने पहले ना नोटिस ना किया करो, मैंने 10 बारी किया है। कितने आपने चीजें नहीं खरीदनी? मेरा पेंसिल पता नहीं कितने, ये पेंसिल तो वो मैं हुनी तक नोटिस देना है, आप इसके बाद उनसे आप सस्पेंड है, फिर ये कागज तक बात रहेगी। तो वो तो क्या ये कागज हम तक हर बात दफा कहते हैं नोटिस कौन वो किन्ने लेना है। अच्छा पहले मेरी बात सुने, यो प्रोग्राम मेरा देख रहे हैं ना, मैंने पहले भी कहा था फटाफट जाके जड़ा है ना प्याज मिर्चा टमाटर मौसम कैसा है, हो जाएगा, फ्रिज में हो जाएगा, फ्रीजर में हो जाएगा, ना करें ना। कोल्ड स्टोरेज में आपकी जो अकोमोडिटीज बढ़ रही है ना, पहले तो बल्क में देखें कि आपके जो खेतों से सब सामान आ रहा है, मंडियों में पहुंच रहा है, आपके पास वसाइल ही नहीं है। कोल्ड स्टोरेज के पास इतनी महंगी बिजली है, वो क्यों चलाएंगे? वो उसको स्टोर करेंगे तो यार आप छोड़ देना, अभी ईद आ रही है, 10-15-20 दिन रह गए हैं, मेरी बात सुने। आपने अगर गोश्त खाना है ना, अगर मैं सीरियस नोट पे बात करूं, मुझे बड़ा अफसोस होता है, वो लोग अब किसी के लोगों के अंदर सकत नहीं है कि वो गोश्त खा सके। कौन सी बात कर रहे हैं बट साहब? वो बात कर रहे हैं कि आप 5 किलो 10 किलो टमाटर ले लें, फर्ज करें, ठीक है जी, आपने वो फ्रीजर में लगा दिए और एक दिन लाइट चलेगी ना 12 घंटे में, That is my point, क्या करेंगे मैं देखूंगा कि फिर आपने फोन करना कि सर 4-4 घंटे लाइट नहीं आ रही, 4-4 घंटे लाइट गमले दे विच ना, मैं ते अपने घर दे बाहर ना गमले दे विच जेड़े गए ना टमाटर ला लेते ने, तुसी भी ला लो। बस अब इतना वेला कौन है यार? वेला क्या, मेरी बात सुने, फिर आप नहीं, फिर आप इस तरह करें, मेरी बात सुने, कर लेंगे ना, हर किसी के पास। मैं अब सीरियस नोट पे बात कर रहा हूँ, किराए के घरों में लोग मैं फिर अब सीरियस नोट पे बात कर रहा हूँ, किसी के पास अगर टाइम नहीं है ना,
तो फिर वो ये करे कि टमाटर खाना छोड़ दे। देखें क्या क्या खाना छोड़ेंगे आप? हाँ, आप देखें, नान अब रोटी की कीमत कहाँ पहुंच जाएंगे? सर क्या- आप सही कह रहे मिनिस्टर हैं, साहब की मेरी लैंग्वेज बात बोला सुने। छोड़ अब आपको बट सर उसका ऑल्टरनेटिव बता देना। यार टमाटर मेरी छोड़ अब दे तो मेरी क्या अर्ज भी करें? तो सुन लेना, मुझे बोलने भी तो देना यार थोड़ा सा। देखिए मेरी बात सुन, अगर आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल सकते ना, फिर आप इसी तरह महंगाई की चक्की के अंदर पिसते रहेंगे एक ना। मिनट आप मुझे भी दे दें, अब एक मिनट मुझे रोटी का मामला इसीलिए कह रहा हूं ना। एक मिनट आप मुझे इस भी दे बात को भूल चलिए, जाए। अब ईद आपको के करीब हम लोगों को कहते हैं प्याज टमाटर स्टोर कर लें, कर लिया, घी कोई स्टोर करे कैसे? सर, इतने पैसे कहाँ से कोई आप- लेकर आएगा कि सब चीजें जो हैं ये वो भी valid point है ना, मैं कह बजट रहा भी हूं, आपका ही है नहीं ना, नहीं स्टोर कर लगे फदे पैसे सकते। हैं। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि हमें अपने आप को कंट्रोल करना। अगर आप ये तवक्को रखें, हुकूमत से तवक्को रखें, अपोजिशन से तवक्को रखें कि वो आपके आके मसाइल कम करेगी, चीज़ों को, महंगाई को कम करेंगी, महंगाई कम नहीं होगी। लिख ले मेरी बात। 2 दिन पहले हमें पता चल रहा है कि डीसी साहब बाहर निकले हैं, उन्होंने नान रोटी की कीमत का जायजा लिया है, वेट चेक किया है। ईद के करीब नान रोटी की कीमत कहाँ पहुंच जानी है वो भी सर अभी है। मैं तो आपकी भी अजमत को सलाम करता हूँ। अगर आप ये समझती है कि कोई ब्यूरोक्रेट इंपोर्टेड पैंट, इंपोर्टेड शर्ट, इंपोर्टेड पी कैप पहन के अगर वो बाहर निकल के आवाम के मसाइल हल कर लेगा तो ये नहीं होना। तो वो जो 1-2 चक्कर हम देखते हैं और खबर पड़ता है, वो फोटोशूट के तो फोटोशूट है ना, फोटोशूट टीवी पे दसना नहीं, प्राइम मैं बड़ा मिनिस्टर कम को, कर वज़ीर आला को भी तो दिखाना है ना कि हम मैं डीसी कम कर लाहौर रहे हैं और हम ताबेदारी देखें कैसी आवाम की कर रहे हैं और आवाम को उसके बदले में खुदकुशियाँ मिल रही हैं। आए रोज़ आपके देखें लॉ एंड ऑर्डर के कितने इश्यूज़ हो गए हैं। मैं हर प्रोग्राम में ये बात हाईलाइट करता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर्स के घरेलू मसाइल कितने ज़्यादा बढ़ गए हैं। और हर घर में लड़ाई हर घर में है और लड़ाई है। मसला क्या है कि जी महंगाई खुदकुशियाँ कितनी बढ़ ऐसे गई ही हैं। है। सर आप देखें, बच्चों लोगों ने अपने बच्चों को पढ़ाना है। आप मुझे बताएं वो रोटी खाएगा या अपने बच्चों की स्कूल की फीस देगा? या टमाटर लगाएगा गमलों में? नहीं, टमाटर आप लगा सकते हैं। टमाटर लगाने के अंदर आपस की बात है, बट तो साहब टाइम जिस नहीं लगता। बेचारे ने सुबह उठ के मजदूरी पे जाना वो है, सर लग रात जाता को है, आके ना ऐसे करें। गिरना है कि उसको पता ही नहीं सर है। ऐसा ही होता है, मैं भी सारा दिन मजदूरी करता हूँ। ये यहाँ पे मजदूरी करते हैं, दूरे भी मजदूरी सारे कर रहे अपने अपने हैं, हम कामों सारे में काम मजदूरी कर रहे हैं। देखिए हमें इन चीज़ों को अपने घर को मैनेज करने के लिए कोई थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा। ना टमाटर सस्ता होगा, मैं मेरी सुन लीजिए, ना चीनी सस्ती होगी, ना घी सस्ता होगा, ठीक है, ना आटा सस्ता होगा। ये जो आपको अब फिर इस चीज का एक नतीजा ये निकलता है खाना खाना छोड़ नहीं, खाना नहीं आप छोड़ सकते। हाँ ये होगा कि जिस तरह आज वो कल रसूल साहब ने 2 कप चाय का कहा ना, फिर ये सजेशन आएगी कि जहाँ पे आपकी हंडिया के अंदर चने की दाल 1 किलो पकती है, वहाँ पे आप 15 दाने गिर के उस हंडिया के अंदर डालें और उसको पका के खाएं। 2 दाने आप खा लें, 2 दाने अपने बच्चे को दे दें, 2 दाने जो है अपनी बेगम को दे दें और 2 दाने अपनी वालदा या वालिद को दे दें। फिर ये आएगी सजेशन। हाँ ये देखिएगा, ये सजेशन आएगी। यही तो अब रह गया ना, यही चीज़ तो रह गई है ना। ना पेट्रोल की प्राइस नहीं। आप मुझे बताइए, इतना अरसा हो गया दूर है, आप मुझे बताएं जब पेट्रोल की प्राइस या डॉलर की प्राइस ऊपर जाती है, थोड़ी देर बाद आता है 47 पैसे नीचे आ गया डॉलर। वो इंज लगता है 47 पैसे नहीं, 4700 रुपया थले आ गया। बिल्कुल। लेकिन क्या डॉलर के 47 पैसे नीचे आने के बाद जो पेट्रोल की प्राइस है 210 रुपए, उसमें 47 पैसे कम होते नहीं होते। चीनी की प्राइस कम पेट्रोल होती की है, कीमत बढ़ती है, वहां से साथ ही बिजली की कीमत बढ़ जाती है और बस फिर सिलसिला ये जो है वो शुरू हो जाता है। खैर ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक ले लेते हैं। हालात तो ऐसे रहने हैं वाकई जी। इस तमाम गुफ्त नतीजा यही है कि हमने ही कॉम्प्रोमाइज़ करना है, हमने ही किसी तरह से अपना बजट डिसाइड करना है, किसी को आप पे रहम नहीं आने वाला। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। और जी ये तमाम हालात जो हमने डिस्कस किए हैं उसके बाद बात कर लेते हैं जी कुछ बड़े अस्पतालों की, जहाँ से हम अक्सर आपको बताते रहते हैं कि जी आज फलां मशीन ख़राब है, आज फलां मशीन ख़राब है, आज लिफ्ट बंद पड़ी है। अब यहाँ पर सोने पे सुहागा ये है कि डॉक्टर्स भी एहतजाज कर रहे हैं। 7 बड़े अस्पतालों की ओपीडीज, 7 बड़े अस्पताल शहर में, यानी इन बड़े अस्पतालों की ओपीडीज अगर बंद हैं और एक साथ ये शहर के बड़े हॉस्पिटल हैं तो इलाज मुआवजा कितना मुतासिर हो रहा होगा। गरीब पहले ही बेचारा मर चुका है, जो कि महंगी चीज़ें ले रहा है, महंगी अद्वियात ले रहा है, महंगा खाना खा रहा है, उसके बाद अगर इलाज भी कराना है तो वो भी आपके लिए अजियत ही है। दुरे नायाब क्या कहेंगे आप? गरीब तो बहुत अरसे से पहले ये सोच चुका है कि जी अगर मैंने कोई टेस्ट करा लिया और खुदा ना खास्ता मुझे कोई बीमारी निकल आई तो मैं कहाँ जाऊँगा? आपकी 70% आबादी जो लाहौर में रहने वाली मुतवसत है या गरीब है, वो तो इस डर से टेस्ट नहीं कराती कि बीमारी नहीं निकले, मैं दवाइयाँ कैसे लूँगा? हमने तो हॉस्पिटल जाना, अपनी स्क्रीनिंग कराना,
मुझे नहीं याद पड़ता, आप देखें, आपको, मुझे और यार डॉक्टर साहब ने कितनी बार कोई टेस्ट करवाए होंगे, स्क्रीनिंग कराई होगी, कभी देख लें कहीं कोई शुगर हाई ना हो जाए, कोई ब्लड प्रेशर ना हो, हमें कोई इन्फेक्शन हमारे ब्लड में ना हो, कोई यूरिन में इन्फेक्शन ना हो। कितने को लोग हैं, हम इतने नॉलेज रखने के बावजूद भी चलते फिरते लोग हैं, हम नहीं करवाते। हम तो पनाह मांगते हैं कि इन अस्पतालों से अल्लाह ताला हमें परे ही रखे, और इन डॉक्टरों के मिजाज अस्पतालों, सरकारी अस्पतालों में बैठे जलाद होते, और इनके पास प्राइवेट हॉस्पिटल चले जाएँ तो ऐसी खुशामदी तरीके से आपको ट्रीट कर रहे होते हैं कि आप परेशान हो जाते हैं कि वही डॉक्टर है जिसको मैं सरकारी अस्पताल में मिल के आया था, और जहाँ मुझे वो तज़हीक अमेज़ मेरे साथ गुफ्तगू कर रहा था, हालांकि हमारे टैक्सों के पैसों पर ये ग्रेड 19-20 की तनख्वाहें ले रहा है, और यही मैं प्राइवेट हॉस्पिटल चला गया हूँ तो जनाब पानी भी आ रहा है, बिठाया भी जा रहा है इसी वाली जगह पे, इज्जत के साथ डॉक्टर साहब के पास ले, डॉक्टर से बड़ा हाल भी पूछ रहे हैं, मिजाज भी पूछ रहे हैं। तो ये मुनाफिकाना रवैया जो है ना, इसको ये मुआशरा ख़त्म नहीं कर सकता। यहाँ पे जब तक ये रवैया रहेगा तब तक जो है आप पिसते रहेंगे। और गरीब की जहाँ रही बात, तो मुझे ये बताएं नहीं, कि एक साथ आपके 7 हॉस्पिटल हैं जहाँ पर ओपीडीज बंद है, कोई पूछने वाला नहीं। कितनी को चीखो पुकार आपको आ रही है। मेरी पहली बात से रिलेट है, इसलिए नहीं आ रही कि लोगों ने अस्पताल जाना छोड़ दिया, लोगों ने अपना इलाज मुआवजा छोड़ दिया, लोगों ने अद्वियात खरीदना छोड़ दिए, 600 गुना जो महंगी अद्वियात बिकना शुरू हो गई हैं। अच्छा दुरे, आप ना थोड़ा सा आगे चले गए हैं। ये जो स्ट्राइक की हुई है ना, ये सीनियर्स डॉक्टर नहीं है, ये वाईडीए है, यंग डॉक्टर्स वाले, जिन्होंने अभी डॉक्टर जो जिस स्टेज की आप बात कर रहे हैं उस स्टेज पर अभी इन्होंने पहुंचना है, ये उस स्टेज पर अभी पहुंचना है। मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ, किसी को बुरी लगे अच्छा लगे। माजरत के साथ 10 सेकंड रह गए हमारे पास। अच्छा 10 सेकंड मैं आयशा सुन एक दादा, आखिरी 2 सेकंड, मैं 2 सेकंड ये देखें, मैं रसूल साहब, ये 1 कप चाय आया था, मैंने और दुर्रे ने डिसाइड किया हम ये चाय का कप आज सारा दिन चलाएंगे, एक सिप पियेंगे, आधी करेंगे, गर्म बार बार करके पियेंगे। इम्प्लीमेंट पे आज पूरा दिन एंजॉय करने वाले, थैंक यू सो मच। तो नाज़रीन, हमने जाना वेलकम बैक। प्रोग्राम के सिलसिले में जी हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरह से अपने दांतों की हिफाजत कर सकते हैं। चमकते खूबसूरत दांत किस तरह से जो है वो आप मुमकिन बना सकते हैं। सभी लोगों की ख्वाहिश होती है कि जी उनके दांत साफ़ सुथरे हों, चमकदार हों, खूबसूरत और मजबूत हो। हर दूसरे बंदे का मसला आज ये कि जी दांतों को ठंडा गर्म लगता है, दांत ख़राब हो जाते हैं। तो इसकी वजूहात क्या है? बच्चों के लिए केयर क्या है? बहुत सारे बच्चे मीठा खाने की वजह से उनके दांत ख़राब हो जाते हैं। फिर ओरल कैंसर, इसकी वजूहात क्या हैं? आज के शो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं। इसका इलाज क्या है, सिम्टम्स क्या हैं, किस तरह से आप प्रिवेंशन की तरफ जा सकते हैं, ये आज हमारा फोकस रहेगा। हमारे मेहमान मौजूद हैं, स्पेशलिस्ट हैं, डेंटिस्ट हैं। हमारे मेहमान तारुफ कराना चाहूँगी, डॉक्टर इमरान ज़िया साहब ने हमें ज्वाइन किया है। खुश आमदीद करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चल है डॉक्टर? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच। आगाज़ हमारा होगा कि चमकदार, सेहतमंद, मजबूत दांत कैसे मुमकिन हो सकते हैं? हर वो चीज़ जो नेचर के ख़िलाफ़ जाए, हर चीज़ की ज़्यादती जिस्म के हर हिस्से के लिए नुकसानदेह है। इसी तरह बहुत ज़्यादा मीठा खाना, बहुत ज़्यादा फिज़ी ड्रिंक्स पीना, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करना, पान खाना, हर वो चीज़ जो कि ज़्यादती में होगी वो आपके दांतों के लिए ख़तरनाक होगी। सही, आप बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें ले रहे हैं, वो भी आपके लिए नुकसानदेह। बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें आप खाने के आदी हैं, वो भी क्या नुकसान? वो भी गलत है। दांतों को थर्मल इंसल्ट नहीं होनी चाहिए कि बहुत ठंडा नहीं पीना चाहिए ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, नॉर्मल करके। बेसिक हमें पॉइंट्स ऐसे बता दें जिससे हम अपने दांतों की हिफाजत यकीनी बना सकते हैं। डे रूटीन आपकी क्या होनी? बिल्कुल, हर ग़िज़ा जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स या निशास्ता होता है वो खाने के फ़ौरन बाद ब्रश कर लिया करें। ठीक है। हर मीठी चीज़ खाने के फ़ौरन बाद ब्रश कर लिया करें। ठीक है। हर वो चीज़ जो दांतों पे चिपकी रह जाए खाने के बाद वो साफ़ कर लें, तो कभी दांत ख़राब नहीं होते, ना मसूड़े ख़राब होते हैं। इसके अलावा आपको अगर इतना टाइम हो गया 5-6 घंटे आपने कुछ नहीं खाना, काम करते रहना है या सोना है, और आपके मुंह में कोई पानी का इंटेक नहीं है, कोई लिक्विड इंटेक नहीं है जिससे मुंह साफ़ हो, तो आप ब्रश करके फिर वो सोएं 5-6 घंटे के लिए। या अगर आपने खामोश बैठना तो उससे पहले ब्रश कर लेना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो ये आपके दांतों की हिफाजत है। सोने से पहले ब्रश करने की अहमियत क्या है? बहुत सारे लोग इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं। अक्सरियत का ये ख्याल है कि सुबह उठ के ब्रश कर लें तो काफ़ी है, उसका कोई फ़ायदा नहीं। उसका फ़ायदा दूसरों के, आपके मुंह से बदबू दूसरों को नहीं जाती। आपके अपने लिए जो फ़ायदा है वो रात को ब्रश करने का इसलिए है कि जब हम खाना खाते हैं और मेजर खुराक तो मैदे में चली गई, जो थोड़े बहुत लेफ़्ट ओवर्स है वो मुँह में रह जाते हैं,
और वो फिर थूक के साथ मिलके जरासीम के साथ मिलके दो एसिड्स बनाते हैं, ब्यूटारिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड, वो दांतों के लिए ख़राब होते हैं। वो मसूड़े भी ख़राब करते हैं, मसूड़ों को सोजन भी पैदा करते हैं, मसूड़ों की ब्लीडिंग भी होती है उनसे, मुंह से बदबू भी आती है। ठीक है, तो रात के ब्रश को हम लोग प्राइमरी इम्पोर्टेंट कहते हैं, बच्चों बड़ों सबके लिए, सबके लिए, सबके लिए। ठीक है। अच्छा जी डॉक्टर साहब, ये तो एक हमने ओवरऑल दांतों की केयर आपके साथ शेयर कर दी नाज़रीन कि आपने अपने दांतों की हिफाजत यकीनी कैसे बनानी है। आज का जो हमारा बेसिक टॉपिक है उसकी तरफ मैं आना चाहूँगी, जो कि हम डिस्कशन करना चाह रहे हैं, ओरल कैंसर। क्या वजूहात हैं इसकी? बदकिस्मती से पान, छालिया, गुटखा, स्नफिंग ये हमारे कल्चर का अब एक हिस्सा बनते जा रहे हैं। ठीक है। बल्कि कुछ इलाकों में तो ये बाकायदा एक खाने के साथ पेश की जाते हैं, हमारे कराची जैसे फॉर एग्जांपल है उसमें। तो ओरल कैंसर की बदकिस्मती से शरह बहुत बढ़ रही है। इसकी अलामत ये हैं कि जब भी आपने देखा होगा मुंह में पीले छाले बनते हैं, वो जो कभी कहाँ, ज़ुबान, गला, मसूड़े, चीक्स के अंदर वाली साइड, कहीं भी ऐसे छाले जो सोर्स या अल्सर्स कहते हैं, वो 2 हफ्ते तक ठीक ना हों और एक ही जगह पे रहें, तो इट मे बी एन ओरल कैंसर। ठीक है। आपको फ़ौरन अलर्ट होना चाहिए। इसके अलावा ये जो जगह मैंने बताई, ज़ुबान और ये मसूड़े वगैरह, इन पे अगर वाइट या सुर्ख रंग के पैचेस बनने शुरू हो जाएं तो वो भी ओरल कैंसर्स हो सकते हैं। इसके अलावा आपको बिला वजह ही मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाए, आप डेंटिस्ट को भी दिखाते हैं, आपके गम्स भी ठीक हैं और वो एक मुनासिब प्रोलॉन्ग अरसे तक वो एक ब्लीडिंग होती रहती है जिसकी कोई वजह नहीं है, वो भी ओरल कैंसर हो सकता है। कुछ लोग जो डेंचर्स पहनते हैं, मसनूई दांत लगाए होते हैं, अगर उनकी फिटिंग में एकदम से चेंज आनी शुरू हो जाए या उनके साथ मुंह से ही बंद ना होना शुरू हो जाए, पहले सही जा रहा हो और एकदम से ख़राब आप फील करें ख़राब होना शुरू हो गया, इट मे बी एन ओरल कैंसर। और बाज़ औक़ात आवाज़ में तब्दीली आना शुरू हो जाती है और ये मेल्स में ज़्यादा होता है। वो बच्चे जो बड़े हो रहे होते हैं उनकी तो आवाज़ चेंज होती है, हाँ। लेकिन अगर 30-40 साल की उम्र के बाद एकदम से आवाज़ चेंज होना शुरू हो जाए, आप स्मोकर भी ना हो, तो ये भी एक ओरल कैंसर हो सकता है। सिगरेट पीना, तंबाकू चबाना, स्नफिंग, पान, छालिया, गुटखा, ये सब ओरल कैंसर से लेके जाते हैं। हमने इससे बचाव कैसे करना है ये बता दीजिएगा, और कुछ सिम्टम्स भी, क्योंकि हम तो नज़रअंदाज कर देते हैं। पहले सिम्टम्स की तरफ आ जाते हैं। सिम्टम्स मैंने बताया ना कि अगर ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है और आप दवाइयों से भी कंट्रोल करने की कोशिश, आम दवाइयाँ रूटीन, आमतौर पे ऐसा होता है कि आप ब्रश कर रहे हैं तो दांतों से खून आता है, इसके अलावा भी अगर हो रही हो तो अगर आपने स्केलिंग भी करवा ली, गम ट्रीटमेंट भी करवा ली और फिर भी ब्लीडिंग हो रही है, इट मे बी एन ओरल कैंसर। तो इसके ये कि हर 6 माह के बाद डेंटिस्ट को दिखाते रहें ताकि आपके मुँह ऐसी कोई सूरत पैदा ही ना हो कि आपको ख़तरनाक सामना करना पड़े। अब ये सिम्टम्स हैं, इलाज क्या है डॉक्टर साहब इसका? इलाज ये है कि अमेरिका में एक रिपोर्ट आई कि 2019 में 50,000 लोगों को ओरल कैंसर हुआ, इसमें से 70% मर्द थे। इसका मतलब कि मर्दों में ज़्यादा होती है और मर्दों को ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए। एक मैं आपको बात बतानी भूल गया कि धूप में ज़्यादा देर एक्सपोज हो रहना, ये भी ओरल कैंसर की एक वजह बनता है। अच्छा जी, धूप में चूँकि अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं और वो सबसे पहले फेस पे पड़ती हैं, तो लिप का जो कैंसर है ना, ओरल कैंसर, ये धूप की वजह से हो सकता है। तो इसका बचाव ये है कि जब भी आपने ज़्यादा देर धूप में रहना है तो कोई अच्छा सा सन ब्लॉक किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलके सन ब्लॉक लेके जाएं, लगा के जाएं। ठीक है। अब आ जाए इस तरफ कि बहुत सेंसिटिव मामला होता है हमेशा दांतों का, खुदा ना खास्ता अगर कुछ इस तरह का कैंसर डायग्नोस हुआ है तो क्या हमारे यहाँ लेटेस्ट ट्रीटमेंट मौजूद है? क्या हम जितना अर्ली इलाज कराएं उतनी रिकवरी ज़्यादा बेहतर होती है? बिल्कुल, हमारे मुल्क में हर तरह की सहूलत है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स से हमारे मुल्क में इलाज होता है। अब खुदा ना खास्ता यहाँ पेशेंट्स हों कैंसर के तो उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आप डायग्नोज अब अपने आप को पकड़ते कब हैं। इसका एक तो पहले आपको मैं हल बता दूँ कि एक सेल्फ एग्जामिनेशन होता है अपना। आप हर कुछ 1-2 माह के बाद अपने फेस को देखना शुरू करें, उसमें कोई गैर मामूली तब्दीली तो नहीं आ रही, अपने नोट करें दर्दें तो नहीं हो रही मुंह में, खामखा में, जबड़े में, जॉ पेन, बाज़ औक़ात कान में भी दर्द होती है और लोग ENT के पास भागे जाते हैं, कान बिल्कुल ठीक होते हैं। डेंटिस्ट के पास आते हैं, वो भी अकलदार थे, आमतौर पे कान में दर्द होता है, वो भी ठीक होती है। तो ये ओरल कैंसर की एक निशानी हो सकती है। इसका बचाव ये है कि इसका जो टेस्ट है ओरल कैंसर स्क्रीनिंग होती है। ठीक है। 20 साल से ऊपर के लोगों को 3 साल के बाद और 30 साल के ऊपर को लोगों को 30 साल से उम्र के ऊपर के लोगों को हर 3 साल बाद अपना कैंसर स्क्रीनिंग करानी चाहिए और 40 से 50 साल के लोगों को हर साल
एक दफ़ा ज़रूर करानी चाहिए, ठीक ताकि है। अगर ये स्टेज 1 पे है तो वो पकड़ा जाता है, दवाइयों से ठीक हो जाता है। अदरवाइज़ जैसे जैसे कैंसर बढ़ता जाता है, सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, ये सारे इसके हल हैं और इसमें परेशानी की बात नहीं है। सही। अच्छा जी, मुझे ये बता दें, क्योंकि हमने कहा कि बहुत सारी एक बड़ी तादाद है लोगों की जो कि पान, छालिया, सिगरेट का इस्तेमाल करती है। ये कितनी बड़ी रीज़न है? क्योंकि हम देखते हैं जो लोग पान या छालिया का इस्तेमाल करते हैं, दांत तो उनके बिल्कुल जो हैं वो फारिग हो चुके होते हैं, खोखले से हो चुके होते हैं। बिल्कुल। तो क्या ये वो चीज़ें हैं जो कि आगे चल के आपके कैंसर का सबब बन सकती है? जब आपको नज़र आ रहा है आपके दांतों की हालत तो बिल्कुल बिगड़ सकती है। बिल्कुल, ये जो पान और छालिया, मैं बता दूं कि पान जिन इलाकों में उगता है, वहाँ पे एक तो सूरज की रोशनी बहुत कम होती है और पानी वहाँ पे खड़ा रखना पड़ता है। आप इसी से अंदाज़ा लगा लें, जब सूरज की रोशनी नहीं पहुँचेगी वहाँ जरासीम की कसरत किस कदर होगी। उसके बाद उस पान की ट्रांसपोर्टेशन होनी, और फिर हमारे यहाँ जो पान वाले उनको एक बर्तन में पानी में भिगो के रख देते हैं, वो सारा दिन एक ही हाथ से वो बनाना, उससे इंतहाई ख़तरनाक किस्म के बैक्टीरिया और जरासीम उसमें शामिल हो जाते हैं। प्लस जब चबाते हैं और उनके ऊपर जो उनको प्रिजर्व करने के लिए छाले के ऊपर केमिकल लगाया जाता है, वो जब मैदे में जाएगा और जाके स्टे करेगा, तो आप सोचें कि सिर्फ दांतों का या मुंह का कैंसर नहीं होगा, वो कहीं भी हो सकता है। जो चीज़ रास्ते में आ रही है, मैदे के रास्ते में आ रही है, तो बेहतर यह है कि इन सब चीज़ों से परहेज़ किया जाए। एक और बात, एल्कोहल, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। और वो लोग जो स्मोकिंग करते हैं या पान खाते हैं, और जो लोग स्मोकिंग नहीं करते, वो जो च्यूइंग टबैको है प्रोडक्ट्स हैं, उनसे भी कैंसर के बड़े ख़तरात। अच्छा। और अल्कोहल और सिगरेट स्मोकिंग अगर दोनों ही एक कोई शख्स कर रहा है तो उसमें चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, 70% से ज़्यादा। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आपने सिम्टम्स भी बता दिए क्या क्या हो सकते हैं, इलाज भी आपने कहा यहाँ पर मुमकिन है। अब वो लोग जो कि पान छालिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत मुश्किल है ये चीज़ें जो है इनको तर्क करना, तो काउंसलिंग वगैरह की मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरत होती है। आपके पास तो जो लोग आते होंगे इलाज के साथ साथ काउंसलिंग कितनी बिल्कुल, ज़रूरी ये है? हमारी तालीम का, हमारी प्रैक्टिस का हिस्सा है कि हम काउंसलिंग करें, क्योंकि ये स्मोकिंग है या अल्कोहल पीना है या पान खाना है या छालिया खाना है, ये नशा नहीं है, ये आदतें हैं। आदत को बदला जा सकता है, नशे को बदला नहीं जा सकता, उसके लिए तो और इलाज है, लेकिन इसके लिए काउंसलिंग और सबसे पहले पेशेंट की सेल्फ डिटर्मिनेशन, कि उसने ख़ुद को समझाना है कि उसने अपने लिए और अपने ख़ानदान के लिए ज़िंदा रहना है। तो इन शौक़ों से, इन जो आते हैं, इनसे बचाव ज़रूरी है, और कर लेते हैं लोग, ऐसा नहीं, मुश्किल होता है। आम रूटीन में हम खाना खा रहे हैं, हम मीठी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठंडा गर्म चाय, ड्रिंक्स वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं, इनमें हमने हिफाजत किस तरह से दांतों की करनी है? ये चीज़ें भी क्या अगर नज़रअंदाज करते जाएं तो कोई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं दांतों की? बिल्कुल हो सकती हैं। थर्मल इंसल्ट एक होती है, यानी कि आपके दांत एक ख़ास टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकते हैं, वो चाहे ठंडा हो चाहे गर्म हो। लिमिट से आगे जाएगा तो दोनों सूरतें ख़तरनाक हैं। कुछ लोग होता है वो जो स्मोकर है ख़ास तौर पे, उनको नफसियाती तौर पे एहसास होता है कि उनके दांत बहुत ख़राब हैं और बहुत गंदे हो रहे हैं, वो फिर हार्ड ब्रश चूज़ करते हैं और उसको पूरी कुव्वत के साथ वो दांतों पे लगाते हैं। ये अलहदा नुकसानदेह, क्योंकि जो ब्रश के जो नायलॉन ब्रिस्टल्स हैं, तो जब दांत के साथ एक्सेसिवली रगड़ खाते हैं तो दांत की पहली तय, जिसको एनामल कहते हैं, जो हमें ठंडा गर्म से बचाती है, वो ख़त्म हो जाती है। तो ऐसे लोग तो ठंडा गर्म पीना तो क्या है, वो जब ज़ोर से मुंह से सांस भी लेते हैं तो उनको फ़ील होता है। अच्छा। तो हर वो चीज़ जो आपके दांतों के लिए एक मुकर्रर लिमिट से ज़्यादा है, वो नुकसानदेह से परहेज़। डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ एक ट्रेंड है, लोग बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाने खाते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाते हैं, ये भी क्या मुंह पे या दांतों में किसी भी किस्म की प्रॉब्लम क्रिएट करती है? बिल्कुल, ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें ज़ाहिर है वो मुंह से खाएंगे, मुंह की जो सरफेस अंदर की एपिथेलियम है, जो स्किन ना बड़ी सेंसिटिव है, चीज़ों को एब्जॉर्ब कर सकती है। तो स्पाइसी खाना भी एक तरह से नुकसानदेह है, लेकिन वो ज़्यादातर मैदे की तरफ उनका नुकसान ज़्यादा है। अल्सर्स हो सकते हैं, इंडाइजेशन हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। तो मुतदिल होके हर चीज़ में एतदाल। सही। हम कहते हैं कि जी शुरू से बच्चों के दांतों की हिफाजत करनी है, ख़ास तौर पे आपके ग्रोइंग एज के जो बच्चे हैं, स्पेसिफिकली 7 साल के बाद जब बच्चों के दांत टूट के वापस आते हैं, क्या केयर आप रिकमेंड करना चाहेंगे? मैं 7 साल से पहले भी बताना चाहूँगा। ज़रूर ज़रूर। क्योंकि हम इब्तदा शुरू करते हैं फीडर देने से। फीडर से जितने दांत बच्चे के ख़राब होते हैं उतने किसी और चीज़ से ख़राब नहीं होते। जो छोटे बच्चे हैं, जो पैदाइश के बाद उनके दांतों का स्ट्रक्चर नाजुक होता है, वो मीठे और चिकनाइयाँ जो फीडर में होती हैं मुंह में इकट्ठी रह जाती हैं, उससे नुकसानदेह होता है और वो सारे दांत बड़ी जल्दी गलना शुरू हो जाते हैं। जब 6 साल की उम्र में दूध के दांत गिरना शुरू होते हैं और पक्के दांत आना शुरू होते हैं, परमानेंट दांत, उसका तरीका ये है कि तमाम चिपकने वाली चीज़ों से, मीठी चीज़ों से, नशास्तजार चीज़ों से खाने के बाद, रोक तो नहीं सकते हम उन्हें, खाने के फ़ौरन बाद ब्रश करना है और रात को
अनब्रश्ड हालत में नहीं सोना, चाहे बड़े हों चाहे बच्चे हों। ठीक है। जिनके मुंह में कुदरती दांत है रात को ब्रश करके सोएं। अच्छा जी, जिन लोगों के दांत बहुत हमें मजबूत नज़र आ रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा सफ़ेद नज़र, चमकदार नज़र आ रहे होते हैं, क्या उसमें आपकी डाइट का रोल होता है, आपके प्रॉपर ब्रशिंग का तरीक़ेकार होता है, क्या चीज़ें शामिल होती हैं उसमें? बिल्कुल जी, अगर फाइबरस डाइट होगी, ऐसी डाइट जो कि खाने के साथ ही मैदे में चली जाए, मुंह में रिटेन ना करे, वो दांतों को साफ रखती है। पहले ज़माने में लोग गन्ना चूसते थे, इट वाज अ वेरी गुड एक्सरसाइज, क्योंकि उसके जो ब्रिस्टल्स हैं, गन्ने के जो रेशे हैं, वो दांत साफ भी करते थे और वो जो दांतों में जो कुछ फंसा वसा वो भी साफ हो जाता था। इसके अलावा जबड़े की एक्सरसाइज, जिसमें आपके जबड़े को कुछ काम करना पड़े, चने चबाना, मकई खाना, फलों को आपने कांटे की बजाय, छुरी कांटे की बजाय डायरेक्ट खाना, जिसमें आपके दांतों की एक्सरसाइज हो, ये दांतों को साफ रखते हैं। इनके इन शॉर्ट कि फाइब्रस डाइट जो है और जो मौसमी फल है हर मौसम, ये आपके दांतों को साफ सिंपल लाइफस्टाइल भी सिंपल लाइफ सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत ज़बरदस्त बताएंगे। और ये बेसिकली वो चीज़ें तमाम हमने डिस्कस की हैं जो आपको सेहतमंद दांत आपके जो हैं वो आप अगर फॉलो करें, पूरा वो जो भी डॉक्टर साहब ने हमें चीज़ें बताई, गाइडलाइंस दी हैं, दांत भी सेहतमंद रहेंगे। और फिर ओरल कैंसर सिम्टम्स क्या हैं, क्या क्या वजूहात हैं, खुदा न खास्ता अगर किसी को है तो इसका इलाज क्या है, वो भी हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब एक बार फिर से। नाज़िन, हमने जाना है एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे हमारे साथ ही। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। आज की मेहमान जिनका तारुफ मैं करवाने वाली हूँ, हमेशा से आपको बहुत ज़बरदस्त टिप्स तो देती रहती हैं कि किस तरह से आपने एक्टिव रहना है, स्मार्ट दिखना है, खूबसूरत दिखना है। आप हमसे पूछते रहते हैं कि जी हमें ये बताएं, ये बताएं, ये बताएं, हेल्दी रहने के लिए क्या क्या चीज़ें जो हैं हमने फॉलो करनी है। योगा की इतनी ज़बरदस्त टिप्स हमें सुलाफ़े बताती रहती हैं जो कि हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। लेकिन ये जो टैलेंट आज सुलाफ़े का मुझे पता चला है, मुझे आज पता चला है, और मेरे ख्याल से आप लोगों को तो पता भी होगा, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं सुलाफ़े अपनी फेसबुक पेज पे और अपने सोशल मीडिया हैंडलर्स पे ये चीज़ें शेयर भी करती रहती हैं। खैर, मैं आपको बताती चलूँ जी, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम शामिल है और इसके साथ साथ मार्शल आर्ट में वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना चुकी हैं और मार्शल आर्ट में सबसे ज़्यादा पंक्चेस मारने वाला रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी हैं। और एक बार फिर से इसके लिए हमें पुरअज़्म नज़र आ रही हैं। अपनी मेहमान की तरफ चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम सलाफ़ी। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी आना। थैंक यू सो मच, आपने भी हमारे लिए वक्त निकाला। हम आपसे कोई टिप नहीं लेने वाले, आज आपसे ये राज जानने वाले हैं कि ये आपने कैसे कर लिया। अना, इट्स बिन 5 years। 2017 में मैंने इसकी अटेम्प्ट की थी और मैं सेल्फ डिफेंस के लिए वहाँ पर गई थी। बड़ी अजीब सी बात है, मुझे वहाँ किसी ने आइडिया दिया कि आप रैकेट बना लो, रैकेट अटेम्प्ट कर लो, अहमद अमीन। एंड ही वाज लाइक रैकेट बनाओ। तुम जब पंचेस करती हो ना तो वो 1 सेकेंड में 7 पंचेस होते हैं स्पीड पंचिंग में। अगर 1 आवर तक करें तो कितना करोगी? मैंने कहा मजाक कर रहे हैं मेरे साथ। तो हमने जब फर्स्ट अटेम्प्ट की तो वीडियो में ये प्रॉब्लम आया कि हमारे कैमरा के आगे से कोई गुजर गया। ओहो। सेकेंड टाइम जब हमने अटेम्प्ट की तो तब तक रिक्वायरमेंट बदल चुकी थी गिनीज की, बट वो इंडिया ने, यूके, यूएसए ने अप्रूव कर दिया। वो 16,000 था। थर्ड अटेम्प्ट की, मेरी मूवमेंट में प्रॉब्लम था। मैंने कहा देखिए मेरा हाथ सही मूव नहीं कर रहा, प्रॉब्लम है, अटेम्प्ट ज़ाया हो जाएगी। ही वाज लाइक नहीं, यू हैव टू डू इट। मैंने कहा 1 आवर प्रैक्टिस है। मैंने कहते पागल है 1 आवर फिर से करेगी। मैंने किया। चौथी दफ़ा, वो पहली ही अटेम्प्ट थी जो परफेक्ट थी, हमने गिनीज को वो भिजवाई और उसमें मेरे नकल जख्मी हो चुके थे। वो 21,000 प्लस पंचेस थे और 18,983 हमने उस पर क्लेम किया जो परफेक्ट 1 थे, जिस पर कोई डाउट नहीं होता। क्योंकि आपके कंधों पे जिम्मेदारी होती है कि आप एक रैकेट भेज रहे हो, रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। और उन दिनों में कितने लोगों के रैकेट्स रिजेक्ट हो रहे थे। अच्छा, मेरा पहला गिनीज को रैकेट गया हुआ है एंड आई वाज लाइक वेटिंग, या अल्लाह फिंगर क्रॉस्ड के क्या होगा। बट इफ़ यू कैन सी इट यू कैन बी इट। अगर आपको लगता है ना कि ये चीज़ हो जाएगी, आप कर लोगे। इट्स ऑल इन योर माइंड। आपको पता है सबसे फनी बात जो मैं हमेशा सबसे फन फैक्ट शेयर करती हूँ, लोग कहते हैं 1 आवर तुमने कैसे गुजारा। मैं कहती हूँ 1 आवर हूँ फिटनेस से, लेकिन पिज्ज़ा की मिसाल दूंगी। मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं कहती थी इट्स अ पिज्ज़ा ना, और एक स्लाइस 15 मिनट्स का है और बाकी 3 स्लाइसेस रहते हैं। तो मैंने कहा मैंने वही करने हैं ना, इसमें क्या है। मतलब मेरे जहन में नहीं आता था। जब जैसे ही अटेम्प्ट ख़त्म हुई तो मैंने अपनी सिस्टर से बोला, तब मुझे ख्याल आया मुझे सयाटिका का इशू भी था। तो मैंने अपनी सिस्टर से बोला अब मुझे पीछे पकड़ लेना क्योंकि मेरे नी स्टक है, और मैं पीछे को गिर गई। क्योंकि आप 1 आवर तक ब्रेक ले सकते हो, पर मैंने ब्रेक ली नहीं। हाँ, मैं यही पूछने वाली थी, ये 1 घंटा क्या कॉन्टिन्यूस 1 घंटा या आप बीच में ब्रेक भी ले सकते हैं? आपको अलाउ करते हैं वो कि आप ब्रेक लो, बट मैंने ब्रेक नहीं ली। वो एविडेंस है वीडियो के अंदर
एक कैसे सेकंड कर की भी लिया? ब्रेक नहीं, एक सेकंड की भी नहीं। मैंने वहां पर सिर्फ इस मूवमेंट, सब कहते थे हमें देखने में लगता है रोबोट चल रहा है, मतलब तुम किस तरह कर रही हो। और जैसे ही जो मेरे असल कोच थे जो मुझे फाइट वगैरह सिखाते थे, मेवाइस नाम था उनका, वो पंचिंग पैड होल्ड किए हुए थे। सुलाफे, ये मैं आपका वीडियो भी देख रही हूँ, सिनफे नाजुक कहा जाता है खवातीन Yes, को, बिल्कुल। और मुसलसल 1 घंटा हाथों की क्या हालत रह गई थी, इतने हाथों की कमजोर हालत- नाजुक से पतले पतले हाथ यहाँ हैं पर आपके। मेरे नकल जख्मी हो गए थे और ब्लड था जहाँ मार्किंग की हुई थी, उस वाइट जहाँ मार्किंग थी ना उस पर ब्लड था। और मैं देख रही थी, मैंने कहा ये क्या निशान पड़ते जा रहे हैं इस पे, तो वो ब्लड था वहाँ पे। और थोड़ी देर पहले मैंने किक की तो मेरा बिग टो का नेल भी निकल गया। मतलब एक चीज़ जब होनी होती है ना, आप पूरा टेस्ट से गुजरते हो। मैंने कहा जो मर्जी हो आज अटेम्प्ट करके छोड़ूंगी, मेरे बस जहन में था। मैंने कहा एक चीज़ की है ना लाइफ में शुरू, इसको मैंने एंड तक देखना है, ये किस तरह होता है। तो एक टाइम था जब मैं गिनीज वालों को इस तरह से देखती होती थी कि कितने एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं। जब आप उसमें आ जाते हो ना, तो वो चीज़ आपके लिए कहीं ना कहीं थोड़ी देर के लिए आप इम्यून से हो जाते हो। इसमें मेरे लिए एक ऑनर की बात मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी, ये थी कि 2021 में, ये जो वीडियो का क्लिप भी हम अभी देख रहे थे, 2021 में गिनीज ने इसको फीचर किया था बेस्ट ऑफ द बेस्ट की कैटेगरी में। और पाकिस्तान में अपनी एज में और इस कैटेगरी में फीमेल सिर्फ मैं थी, इसके अलावा राशिद नसीम थे और उनकी बेटी थी। तो इस कैटेगरी में मैं थी। जब दोबारा इसको फीचर किया गया, पहले ज़माने में गिनीज का एक पेज होता था जिस पर मार्शल आर्टिस्ट का पूरी दुनिया से एक पेज पर उस बेचारे का नाम आता था और वो कोई एक हो सकता था। उन्होंने उसी तरह से उसको अब सोशल मीडिया पर रिलीज किया। मुझे लोगों ने जब पिक्चर्स भेजी तो आई डिडंट इवन नो, मुझे पिक्चर्स भेजी कि ये आप हो ना, सरप्राइज था आपके लिए। तो मेरे लिए सरप्राइज था कि ये कहाँ से पिक्चर आ गई, ये तो बहुत पुरानी है। दे वर लाइक नहीं, उन्होंने आपको फीचर किया है 2021 में बेस्ट ऑफ द बेस्ट में। वाह, उस टाइम पे मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने कहा कि मैं जब कभी देखती होती थी और आज किस तरह से ये चीज़ है, तो अल्लाह इज काइंड, जिसने पाकिस्तान के लिए एक लड़की ने एक टाइटल लिया है। मुझे सिर्फ ये बता दें, प्रैक्टिस सिर्फ होती है, क्या इसके लिए करना पड़ता है, कितना अपनी हेल्थ का ख्याल भी रखना पड़ता है, आपकी बॉन्ड्स भी स्ट्रांग होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें मैटर करती हैं? इसमें सबसे पहले आपका मेंटल स्टेट आपकी मैटर करती है। अगर तो आप एक दफ़ा भी सोच लो कि मैं नहीं कर सकता, फिर तो नहीं होगा। आप फिजिकली कितने भी फिट हो ना, आपको उस दौरान सांस चढ़ेगा, आपको पेन होगा, आप छोड़ दोगे, बिकॉज पेन हो रहा होता है मुसलसल। तो मुझे ये बताएं, आपकी मेंटल सिचुएशन क्या, फोकस्ड रहना पड़ता है, पेन को भी आप नजरअंदाज कर रहे हैं, आसपास क्या हो रहा है, क्या बिल्कुल आपने इर्द गिर्द नहीं देखना, ठीक है। आपने क्या करना होता है, सिर्फ आप स्ट्राइक कर रहे हो, बिकॉज कैमरा दूर पड़ा होता है। जो गिनीज को आपने वीडियो भेजनी है, उस कैमरा में दूर तक एक एक स्ट्राइक की आवाज जानी चाहिए, तो आपका रैकेट अप्रूव होता है। आसपास लोग हों, शोर है? मैं नहीं देखती थी, जरा भी नहीं। सिर्फ मेरे तब भी मुंह में च्युइंगम थी और मैं बहुत आराम से कैजुअली उसको सिर्फ च्यू कर रही थी और एक जगह पे टिक 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 लगी हुई हूँ। तो मुझे कोच बार बार कहते थे पाकिस्तानी, मतलब ही वाज अफगानी ना, तो ही लाइक पाकिस्तानी लड़की, यू हैव टू डू इट, देखो पाकिस्तान के लिए कर रही हो। जब वो ये करते थे ना, मैं और ज़्यादा फिर वहाँ पर पंचेस मारती थी। मैं कहती थी इससे ज़्यादा होना चाहिए। मतलब आपका लास्ट मिनट है, वो एक ऐसा मोमेंट होता है आप पे, आप कहते हो आप जान लगा दो, आखिरी मिनट है, क्या कर सकते हो। उसमें ज़्यादा स्पीड लगाई थी मैंने। सही। और मुझे याद है, मुझे था कि ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी आप पंचेस कर सकते हो, कि एक टाइम हो जब कोई इसको सोचे, तो वो देखे कि ये हुआ कैसे है। कभी प्लान करके ये चीज़ें की हैं कि बस हो जाता है, मुश्किल लगता है काम करने से पहले? लाइफ में आई थिंक बहुत सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में होनी होती हैं, तो आप उसके लिए तैयार होते हो। मैं रेसलिंग देखती थी बचपन में, तो वो ट्रेड्स आपके अंदर होती हैं, आपने मार्शल आर्ट्स में आना था। उसके बाद ये आइडिया दिया, मैंने कर लिया। मैं आपको सच बता रही हूँ, मुझे कभी भी ये नहीं था मैं गिनीज बनाऊंगी, मुझे नहीं पता था। 2 मंथ्स के अंदर अंदर हमने अटेम्प्ट किया, डिसाइड किया। आम एक्सरसाइजेज जो मैं लोगों को यहाँ पर आप सबको सिखा रही होती हूँ, वही करती थी। और उसके बाद सिर्फ मेंटली अपने आप को प्रोग्राम्ड किया था कि सुलाफे 1 घंटे से पहले हार नहीं माननी। जो कुछ है, दर्द है, कुछ भी बाँचना, इस टाइम पे सिर्फ पंचेस करो। बस ये आपकी हिम्मत होती है, जज्बा होता है कि कुछ करना है, तो बस आप कर दिखाते हैं। करें हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज पर आप टैलेंट शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको अपने प्रोग्राम में मदऊ करेंगे। आपसे कल मुलाकात होगी सेम टाइम पर, नई खबरों, नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।